हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो बाकी जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस थे उन सभी को इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहली वीडियो में हम बाकी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा सेशन रहेगा आप लोगों का और इसमें सारे वन लाइनर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 113 क्वेश्चन नंबर तक हम डिस्कस कर चुके हैं और 114 क्वेश्चन नंबर से आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस बीटीसी 2016 में पूछे जा चुके हैं और बीटीसी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी को ध्यान से देखिएगा, आपका रिवीजन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर कर दें जिससे सभी को हेल्प हो सके। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 20 सितंबर 1985 में, यानी कि 20 सितंबर 20 सितंबर 1985 में। आगे है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपव्यय और अवरोधन। यहाँ से आपसे अपव्यय भी पूछा जा सकता है और अवरोधन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम जान लेते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए आप लिख के आना बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इसका मतलब है, अपव्यय का क्या मतलब है, जैसे कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है 6 से 14 वर्ष तक की, यानी कि 5th क्लास तक की, तो उसमें क्या होता है कि शिक्षा पूरी किए बिना ही बच्चे जब विद्यालय को छोड़ देते हैं तब उसको क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। हर्टांग कमेटी के अनुसार हर्टांग कमेटी ने अवरोध की परिभाषा दी है। अवरोध से हमारा तात्पर्य है विद्यालय का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। अब देखिए, अपव्यय का मतलब हमारा था कि शिक्षा पूरी नहीं हुई प्राइमरी लेवल की और उससे पहले ही विद्यालय छोड़कर चले गए। लेकिन अवरोधन का क्या मतलब है, अवरोध का क्या मतलब है, जैसे कोई बच्चा 2nd क्लास में था और अब उसको जब उसने एग्ज़ाम दे ली 2nd के तो उसको 3rd में आना था। लेकिन क्या करते हैं, कुछ स्कूल्स में क्या होता था कि फिर से उसको 2nd क्लास में कर देते थे, फिर उसे 3rd में आना चाहिए था फिर से, तो कई बार से लगातार उसे वापस उसी क्लास में कर देना, यानी कि एक ही कक्षा में रोक कर रखना, ये क्या है, अवरोध है। आगे बढ़ेंगे। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास, यानी कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, यानी कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है, जो सेवारत अध्यापक हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए एक विस्तृत अभिविन्यास का एक कार्यक्रम होता है, पी मोस्ट कार्यक्रम। अगला है, एओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो एओपीटी की बात है यहाँ पर। तो एओपीटी सॉफ्ट कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एओपीटी जो लिखा हुआ है इसको एसओपीटी आप पढ़िएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक है, एसओपीटी कर लेना इसको। एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किया गया। तो एसओपीटी यानी कि सॉफ्ट कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 1993-94 में हुआ। ये ध्यान रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसका प्रारंभ हुआ, तो 1993-94 में इसका प्रारंभ हुआ। और ये सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए था। जो स्कूल्स टीचर हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये एनसीईआरटी को इसका काम सौंपा गया। सॉफ्ट एक प्रोग्राम है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका 100% बच्चों का सभी का नामांकन हो विद्यालय में, और विद्यालय में सुविधाओं का नियोजन हो, नई नई योजनाएं आए, उनका प्रबंध करना आवश्यक है, इसका कार्य है। आगे है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजना चलाई गई। पूर्व प्राथमिक का मतलब है
जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के पहले के जो बच्चे होते हैं, जब विद्यालय में बच्चा नहीं आता उससे पहले एक व्यवस्था रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं, तो वही है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, कौन कौन सी योजनाएं होंगी, तो देखेंगे। इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो संचालित किए जाने वाले निम्नवत उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। अगला पॉइंट है, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। अगला है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियुक्ति उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आई, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु ये सभी योजनाएं चलाई गईं। यानी कि 2010 तक ये उद्देश्य बनाया गया कि 2010 तक कक्षा 8 तक की सभी शिक्षा बच्चे पूर्ण कर लें और विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियुक्ति हो सके, सभी जगह पर नियुक्तियां हो सकें। आगे है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या हैं। तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नवत कठिनाइयां हैं। पहला है पॉइंट, शासन की कमजोर नीति। अगला पॉइंट है, राजनीतिक कठिनाइयां। प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। शिक्षकों का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो ये सारी चीज़ें भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में बाधा बनने का काम करती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर इन 10 पॉइंट में से आप 5 पॉइंट भी याद रख लेते हैं और अगर ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए लघु उत्तरीय में पूछा जाए, शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करके आ सकते हैं। तो पॉइंट को याद रखें और बाकी चीज़ें अपने माइंड में, आपके में बहुत सारा डेटा रहता है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें खुद से भी लिख सकते हैं। बड़े हो गए हैं आप, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से बताई जाएं। अगला है क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इस कार्यक्रम की रणनीतियाँ जैसे कि कौन कौन सी हैं, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना, बाल विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल देना, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना और सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल देना और अध्यापक दक्षता में वृद्धि। ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय हैं संक्षेप में। आगे चलेंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिकता सहयोग पर आधारित है और संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है। केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है। और यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है और संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सर्वे होती है टाइम पर और उसके थ्रू जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनकी पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपसे कोई 3 उद्देश्य पूछे थे और यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई 3 आपको याद कर लेने हैं और अगर आपसे पूछा जाए लिख दीजिएगा। अगर 4 पूछे 4 लिख दीजिएगा, 5 पूछे तो आप 5 लिख दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है। तो प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा विद्यालय का घर के निकट होना, यानी जो विद्यालय है वो बच्चों के घर के निकट हो जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से समय से पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, सर्वसुलभता का मतलब क्या है कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, नज़दीक हो विद्यालय और बच्चे अकेले जा सकें इस तरीके की, और एक पक्के रोड वाली व्यवस्था भी होनी चाहिए कि घर से विद्यालय बच्चे जाएं तो कच्चा रोड ना रहे। आगे है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है।
तो प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। यानी कि सर्वव्यापी मूल्यांकन क्या है, सर्वव्यापी नामांकन क्या है, तो इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना। आगे है छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है, तो प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। इसमें क्या है, छात्रवृत्ति के अंतर्गत जो 6 से 8 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जनजाति जाति छात्र छात्रा जो भी हैं उनको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मतलब उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। किसके थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू। और कक्षा 1 से 6 तक के सभी छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा भी प्रतिबंधित इसमें नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। आगे है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य, समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य का क्या अर्थ है, मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण सम्माननीय उपयोगी हो जाए। तो मूल्य क्या होता है, कोई वस्तु होती है या कोई भी व्यक्ति है उसका वो गुण जो जिसकी वजह से वो महत्वपूर्ण हो जाए, सम्मानीय हो जाए, वही मूल्य होता है, वही उपयोगिता होती है उसकी। जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि कोई आपने कपड़ा खरीदा, आप कहेंगे इसका मूल्य क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। क्यों पूछ रहे हैं आप, क्योंकि उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके गुण के ऊपर। अगर उसमें कुछ गुण है अच्छे तो उसका मूल्य ज़्यादा और कम हो सकता है। तो मूल्य किस पर डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के ऊपर डिपेंड करता है मूल्य, उसका ध्यान रखेंगे। आगे है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं, ये आप डिटेल में अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप करके आ सकते हैं। जैसे भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। जैसे बाल अपराधी क्यों बनते हैं, सबसे बड़ी बात यह है तो एक भुखमरी है सबसे बड़ा कारण कि बच्चों को अगर पेट भर खाना नहीं मिलता, भुखमरी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे अपराध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेट व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। अगर वो भूखा रहेगा तो वो कुछ भी काम करने को तत्पर हो जाएगा। गरीबी है, अगर ज़्यादा गरीबी है तब भी बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं। अशिक्षा है, शिक्षा पूर्णतः नहीं है, उन्हें शिक्षा नहीं मिली, अच्छा वातावरण नहीं मिला, उचित वातावरण नहीं मिला, तब भी बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं। तो अगर आपसे ये डिटेल में पूछा जाए, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तब भी आप बहुत अच्छे से इसको करके आइएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था। तो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। नेक्स्ट बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया। तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनावाल डंकन या जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया। ये 2017 में चल रहे हैं अब, और इससे पहले 2016 वाले क्वेश्चंस की हमने बात की थी, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2015 में भी पूछे गए थे। आगे है मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। तो मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया था। बोर्ड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। बीटीसी 2017 में पूछा है। तो बोर्ड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी, या 19 जुलाई 1854 का जो घोषणा पत्र था उसको बोर्ड के घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है। तो यह कथन प्लेटो का है। ध्यान रखना है कि व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण की बात कौन करेंगे, प्लेटो करेंगे। आगे है प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर 6 से 12 तक लिखा है, ये गलत है, इसको करेक्शन कर लेना, आपके बहुत मिसप्रिंट हैं इनमें। तो इस वीडियो में इतने ही है, बस लास्ट हो गया आपका। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एक, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। और आपके सभी वन लाइनर खत्म होते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, राधे राधे।